आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है? तो स्ट्रोक इज डिफाइंड एज एब्रप्ट ऑनसेट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट विच इज ग्रेटर देन 24 आवर। तो जब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो 24 आवर से ज्यादा होता है तो हम स्ट्रोक बोलते हैं। अगर यही 24 आवर से कम हो तो हम इसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, TIA। ठीक है। तो स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक होता है कि जब आपकी मान लो ये ब्रेन है आपका, ठीक है, तो ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है। कैसे हो सकता है कि या फिर आपको थ्रोम्बस जम गया आर्टरी में, ठीक है, और या फिर ऐसा हुआ कि ICS हो गया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, जिसके कारण आपका कंप्रेशन इफेक्ट आएगा और इस्कीमिया हो जाएगा। तो ब्रेन की सेल है वो उनकी डेथ होने लगती है, तब इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो उसके कारण ब्रेन के अलग अलग एरिया होते हैं तो उनके हिसाब से उनके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो पर ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में इंफ्रैक्शन हुआ है। तो ये पूरा जनरलाइज नहीं होता, पूरे ब्रेन का नहीं होता, इसलिए हम उसको फोकल बोलते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। ओके। अब देखो इसकी इटियोलॉजी क्या है? रिस्क फैक्टर है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल है, इसमें आपका एज आ गया, सेक्स आ गया, प्रीवियस वेस्कुलर इवेंट आ गया, MI, स्ट्रोक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो गया, और हेरिडेटरी जैसे कार्डासिल जीन। मॉडिफाइबल में क्या हो गया? आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक हो गया, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, OCP हो गया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया, हाई LDL हो गया, और पॉलीसाइथीमिया हो गया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि स्ट्रोक के टाइप होते हैं। आपका एट्रियल होता है, वेनस होता है। मेनली आर्टेरियल पे फोकस करेंगे क्योंकि 99% ये होता है। आर्टेरियल में भी दो हो गए आपके, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक, यही पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक, हेमोरेजिक में आपका हो गया इंट्राक्रैनियल हेमरेज और SAH, ठीक है। फिर आपका हो गया इस्केमिक, इस्केमिक में आपका क्या हो गया? एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक और पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। ये मैं आपको अभी अच्छे से बताता हूँ। जो आपका एंटीरियर सर्कुलेशन है, इसमें क्या होगा? आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया, ये ज्यादा इफेक्ट होता है। और आपका पोस्टीरियर है, इसमें आपका क्या होगा? सेरिबेलम हो गया, आपका ब्रेन स्टेम हो गया, ये इफेक्ट होता है। तो एंटीरियर किसके कारण होता है? आपका कैरोटिड आर्टरी होती है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके इफेक्ट के कारण। और आपका जो पोस्टीरियर होता है वो होती है आपकी वर्टिब्रो बेसिलर सर्कुलेशन के कारण, ठीक है। तो एंटीरियर को हमने डिवाइड करा आगे जाके, टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक और पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक और लेक्यूनर स्ट्रोक, और पोस्टीरियर वालों को हमने करा पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। ओके। और हेमोरेजिक में आपके ICS और SAS आते हैं। ये आप समझ गए। अब मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक और पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। तो जो आपका एंटीरियर सर्कुलेशन है वो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, तो इसमें हेमीप्लेजिया होगा, H वाले, हेमीप्लेजिया, हेमीसेंसरी लॉस और हेमी एनोपिया। ओके। और इसके साथ एफेसिया, गेज डेविएशन, ठीक है, ये होता है। तो पोस्टीरियर वाले में 5D से याद करो, डिजीनेस, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया और डिसइक्विलिब्रियम मतलब अटैक्सिया। तो पोस्टीरियर मतलब ये, इससे नीचे वाला पोस्टीरियर, इसके आगे वाला एंटीरियर। इसमें आर्टरी आपकी आती है बेसिलर आर्टरी, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो एंटीरियर सर्कुलेशन, इसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये होते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगा तो यही तो आप लोग को लिखने हैं उधर। अब आगे है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? बोथ एक्यूट एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, दोनों में क्या होगा? इसमें रैपिड ऑनसेट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, जो मैंने बताया। अगर सिम्टम 24 आवर से ज्यादा है तो उसको एक्यूट स्ट्रोक बोलते हैं, 24 से कम है तो उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। सिम्टम्स वही होंगे जो अभी मैंने बताया, एफेसिया हो गया, ब्लड विजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, कोमा हो गया, डिसआर्थरिया हो गया, डिजीनेस, हेडेक, जो मैंने बताया, मेमोरी लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ फेस एंड बॉडी, क्योंकि जनरलाइज्ड नहीं है, ये फोकल है, एक जगह पे डिपेंड करता है। तो हेमीप्लेजिया होगा, क्वाड्रिप्लेजिया नहीं होता है इसमें, ठीक है, मोस्टली हेमीप्लेजिया ही होता है। फिर आपके क्लिनिकल फीचर्स में आप ये मेंशन कर सकते हो ABCD2 स्कोर, ये इंपॉर्टेंट है, सर भी पूछते हैं, और आपको लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तभी नंबर पूरे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो A का मतलब होता है एज, एज ग्रेटर देन 60 ईयर, और B का मतलब BP ग्रेटर देन 140, 140/90। सी का मतलब क्लिनिकली कैसा है? क्लिनिकली में अगर यूनिलेटरल वीकनेस है उसको तो 2 मार्क, 2 पॉइंट देंगे। बट वीकनेस नहीं है लेकिन स्पीच डिस्टर्बेंस है तो हम सिर्फ 1 मार्क्स देंगे उसको, 1 पॉइंट देंगे। बाकी इनके 1-1 पॉइंट होता है। फिर ड्यूरेशन अगर ग्रेटर देन 60 मिनट है तो 2 पॉइंट दे देंगे, और 10 to 59 मिनट है तो आपको 1 पॉइंट देंगे।
और मैक्सिमम 2, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा ना, या तो 60 मिनट होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है। फिर डी का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटिस। ओरल मेडिकेशन या फिर इंसुलिन पे है, डायबिटिक मेलाइटिस का डायग्नोसिस है, तो आपका 1 पॉइंट और मिल जाता है। ठीक है। और इसके टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग कितने परसेंट रिस्क है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपको याद ही करना है, बाकी 2 4 याद कर लोगे बहुत है। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट आता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट लिखना होता है, उसके साथ अगर कॉम्प्लिकेशन लिखते हो तो और भी अच्छी बात है, और भी नंबर मिलेंगे आपको। आप कॉम्प्लिकेशन क्लिनिकल फीचर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। और आपको मैनेजमेंट पूछा है तो अगर आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन होती है और उस कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट ये है, तो आप लिख दो, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओके। अब देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाना आपका, सबसे पहले पहले सीटी कराओगे, तो सीटी में आपको क्या पता लगा कि नॉन इस्केमिक लीजन है, उसका पता लगेगा। क्या होगा आपको कि हिमेटोमा है, हेमरेज है, ब्लड इकट्ठा हो रखा है स्कैल्प, मतलब स्कल के नीचे, तो आपको सीटी से पता लग जाएगा। पर इस्केमिक सेंजेज है, जहाँ कहीं इस्केमिया हो रखा है, उसका पता थोड़ी लगेगा, वो तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी। तो उसके सेंजेस आपको 24 टू 48 आवर तक नहीं मिलते हैं, बाद में मिल भी सकते हैं, फिर उस पर 24 टू 48 आवर तक नहीं मिलते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई में अर्ली इस्कीमिया का भी पता लग जाएगा और हेमरेजिक वर्सेस इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में हम पता कर लेंगे। ओके, ये होगा। एमआरआई के बाद आपकी वेस्कुलर इमेजिंग होगी, जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी, इसमें कैरोटिड आर्टरी में स्टेनोसिस है तो पता लग जाएगा। ओके। फिर आपका हो गया कार्डियक इन्वेस्टिगेशन। कार्डियक में क्योंकि इम्बोलिज्म होता है ना, जैसे आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो डीसीएम में आपका क्या होता है, थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाता है। जब ये आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डायलेटेड होता है तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होकर एक क्लॉट बना जाता है। अगर ये क्लॉट आपका हार्ट कार्डियक सर्कुलेशन से निकल के ब्रेन में चला गया तो आपकी वही स्ट्रोक हो जाएगा। तो हम इकोकार्डियोग्राफी वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसके लिए करवाते हैं, डैमेज कम हो, कॉम्प्लिकेशन कम हो, रिकरेंस कम हो, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये आता है मैनेज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में आपका इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट आता है, आपको ये ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट देने से पहले आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, तो सबसे पहले पहले जब पेशेंट आता है और डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक बन जाता है तुम्हारा, तो एबीसी करोगे, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, न्यूरो इमेजिंग करवाओगे, एनसीसीटी हेड करवाओगे और एमआरआई कराओगे। ठीक है, ये करा दिया। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि इस्केमिक है आपका या हेमोरेजिक है। ओके। अगर आपका इस्केमिक है और उसको तुम रीपरफ्यूजन थेरेपी दे सकते हो। रीपरफ्यूजन थेरेपी कैसे एलिजिबल, कि आपने थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते, रीपरफ्यूजन थेरेपी में आप थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हो या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टमी कर सकते हो। अगर ये आप कर सकते हो, यानी कि थ्रोम्बोलाइसिस का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और ये टाइम से आ गया है, आपको पेशेंट ऑलमोस्ट 4.5 और पहले आना चाहिए और आपको मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टमी करवानी चाहिए तो विद इन 6 आवर, तो मतलब ये 4.5 आवर तक करवा सकते हैं और आपके मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टमी 6 आवर तक करवा सकते हैं। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आ गया है तो आप ये करवा सकते हो, अगर नहीं तो आपको एस्पिरिन देनी है और एक्यूट स्ट्रोक के यूनिट केयर के पास भेज देना है। अगर आपका हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आपको क्या करना है, क्योंकि हेमरेजिक किसके कारण होता है, या तो कोगुलोपैथी है या फिर बीपी बढ़ी हुई है, तो आपको क्या करना है, इनको करेक्ट करना है, बीपी को करेक्ट करना है, कोगुलोपैथी को करेक्ट करना है। अब देखो, जो मैंने ट्रीटमेंट का ऑप्शन बताया उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पहले थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में लिखना है। ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक यूज करते हैं स्ट्रोक में, कौन कौन से, आपका एल्टेप्लेज, ठीक है, टेनेक्टेप्लेज, ये करते हैं। तो थ्रोम्बोलाइसिस देने से पहले हमें देखने पड़ते हैं कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं लिख के आते हैं, तो टीचर्स को लगता है कि थ्रोम्बोलाइसिस सबको ही दे देगा क्या, तो उसके नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर कम मिलते हैं। तो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख के आने हैं एग्जाम, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है स्ट्रोक का। ठीक है, पूरा केस बन के 10 नंबर का भी आ जाता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या क्या होती है ये मैं बताऊंगा। उससे पहले एल्टेप्लेज की डोज देखो, आपको 0.6 mg पर केजी देनी है। ये एशियन पॉपुलेशन के लिए यही याद करनी है, बाकी ये चीजों नहीं पढ़ना। फिर टेनेक्टेप्लेज 0.25, जरूर नहीं याद करो, ये तो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। अब देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। जो आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें क्या है, ऐसे याद करो, तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कि ब्लीडिंग हो रही है प्रेजेंट टेंस, ब्लीडिंग होने वाली है फ्यूचर टेंस, और ब्लीडिंग हो रखी है पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों को आपको, वो आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगा। कैसे, कि पहले से कोई सेरिब्रोवेस्कुलर हेमरेज हो चुका है, ओके, पास्ट हो गया, बीपी बहुत ज्यादा है, 180/110 है, तो फ्यूचर में आपकी हो सकती है अभी 1 2 घंटे में, मतलब होने वाली है। एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, अभी हो ही रही है। ठीक है, तो आपको नहीं देनी है थ्रोम्बोलाइसिस।
फिर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होगा कि एंटीकोगुलेंट ले रहा है, INR बेस पहले से 2 से ज्यादा है, ठीक है, अभी कोई सर्जरी हुई है रिसेंट, या फिर प्रेगनेंसी है, ठीक है, और आई में ब्लीडिंग है आपको है, पेप्टिक अल्सर है, हिस्ट्री ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन, मतलब कंट्रोल है पर सीवियर हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो आपको थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देनी है। तो चलो आपने थ्रोम्बोलाइसिस दे दिया, बंदा एलिजिबल था, पर थ्रोम्बोलाइसिस फेल हो गया, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोलाइसिस नहीं दे पाए, तो मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टोमी करवाते हैं, यानी कि थ्रोम्बस जो होता है उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं ना, तो मैकेनिकल थ्रोम्बोएक्टोमी होता है, जो कि 6 घंटे में बैक करना होता है आपको। फिर और क्या, और एंटीप्लेटलेट एजेंट दे सकते हो, सिंगल एस्पिरिन दे सकते हो 300 mg, या फिर डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी में आपका एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल दे सकते हो, ठीक है। फिर हो गया आपका एंटीकोगुलेशन थेरेपी। अब देखो मैं कुछ चीज बताता हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ, पूरी मेडिसिन में पूरे फाइनल ईयर में काम आएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, वीसी, ठीक है, ऐसे याद करो। तो एपी एंटीप्लेटलेट देते हैं वो आर्टेरियल थ्रोम्बस को, आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस होता है उसके लिए देते हैं, और वेनस थ्रोम्बस के लिए आपको एंटीकोगुलेंट देते हैं, पर ये तो मोस्टली आपका आर्टेरियल होता है, तो ये एंटीकोगुलेंट का इतना नॉट रिकमेंडेड, इतना रोल नहीं होता है। किसके लिए होता है आपका? वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए। देखो वेन आ गई, ओके। फिर क्या आपका आर्टेरियल एंजियोप्लास्टी हो गया, मतलब कि आर्टरी ही चेंज कर दो, एंजियोप्लास्टी कर दो। फिर आपका हो गया स्ट्रोक सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन में बताइए आपको क्या करना है, जो जो कॉम्प्लिकेशन है रिहेबिलिटेट पेशेंट को करना है, बस उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि मान लो उसको डिस्पेजिया हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल दो। मान लो वो बोल नहीं पा रहा था, स्पीच थेरेपी दो उसको, फिजियोथेरेपी दो उसको, साइकोथेरेपी दो उसको। तो मैं इसके नोट्स दे दूंगा, इसके शॉर्ट नोट्स भी है वो भी ऐड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बड़ा जरूर बनाए, पर वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे से वीडियो बनाए। थैंक यू।